हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन आईसीटी, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की 8th यूनिट है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की इस एपिसोड में। दिस इज एपिसोड नंबर 8। इससे पहले 7 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी यहाँ पर। गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, एपिसोड 1 एपिसोड 2 अलग अलग एपिसोड करके मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है इसके थ्रू कवर किया इन चीज़ों को। इन सभी एपिसोड की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं सारी की सारी। इसके अलावा एक करंट अफेयर सीरीज भी चल रही है, आप इनको भी देख लेना। अगर आपको नहीं पता है तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दिस इज अबाउट मी। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SGIT School of Management, GGS IP University Delhi for more than 3 years and these are my some small achievements। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। एंड गाइस क्लास देखने के बाद लेक्चर जब हो जाए तब आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन में जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो काफी मजा आता है। आप लोग कमेंट किया करें सभी लोग, ताकि पता चले कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगते हैं और अपना फीडबैक जरूर देके जाया करें आप लोग। गाइस ये जो क्लासेस होती है डेली शाम को 8 बजे होती है। इन सभी क्लासेस के जो लिंक है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्लास को। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड। जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेसर होता है, उसकी स्पीड को किस चीज में मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे हमारी वेट है, वजन है, तो वजन को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम इस तरीके से। तो वैसे ही जो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति होती है, जो उसकी स्पीड होती है, उसको किस यूनिट में नापा जाता है। सो गीगाहर्ट्ज है, बॉड, बीपीएस एंड एमआईपीएस। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए, सोचिए अपने मन में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। सो राइट आंसर इज गीगाहर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। So CPU process many instructions, low level calculation like arithmetic from different program every second. The clock speed measure the number of cycles your CPU execute per second, measured in gigahertz। तो गाइज आपको पता है कि जो CPU है that is सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गाइज इसमें क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है और जितनी भी सारी फंक्शनिंग होती है वो इसके थ्रू ही होती है। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीपीयू के अंदर जनरली आपके 3 पार्ट पाए जाते हैं, मतलब उसके अंदर टोटल 3 चीजें होती हैं। पहला होता है आपके मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वो इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर होता है आपका ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है सीपीयू। आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर जितना ज़्यादा एडवांस होगा, आपका कंप्यूटर लैपटॉप उतना ही अच्छे से वर्क करेगा, और जितना ये ओल्ड होगा उतना ही स्लो कंप्यूटर काम करता है। बिकॉज अब क्या है कि मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से अब काफ़ी स्पीड से कंप्यूटर काम करते हैं, और वो जो इसकी स्पीड है वो इसके सीपीयू पे डिपेंड करती है, ठीक है, प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। सो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। अरे वाह क्या बात है, सीपीयू का जस्ट अभी मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया, उसी पे देखो क्वेश्चन बन गया। सो गाइस दीज आर योर PYQs। ये आपके प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट MCQs दोनों का मिक्सअप करवा रहा हूं मैं। कुछ इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे MCQs भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो गाइज ध्यान से कर लो इन सभी क्वेश्चंस को, ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज यहाँ पर आपको बताना है कि सीपीयू के 2 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो इसमें आपका कंट्रोल यूनिट है, ALU है, देन ALU BUS, देन कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है और ALU, ये दोनों उसी के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा प्लस मेन मेमोरी भी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 चीजें जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। यहाँ ऑप्शन में कंट्रोल यूनिट और ALU गिवन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यही कंप्यूटर का दिमाग है और यही कंप्यूटर पे की फंक्शनिंग इसके थ्रू ही होती है। समटाइम रेफर टू सिंपली एज द प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसर, द सीपीयू इज वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। तो गाइस इसके अंदर ही आपकी
कैलकुलेशंस वगैरह होती रहती हैं। द सीपीयू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द हार्डवेयर। जितने भी आपके प्रोग्राम ऑपरेशन होने सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू ही कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से जितना एडवांस प्रोसेसर रहेगा, जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा, उतनी ही स्पीड से आपको कंप्यूटर लैपटॉप काम करते हैं। अब गाइस ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, जहां पर पूछ लेते हैं कि भाई बताओ किसी फाइल का एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन का मतलब होता है उसका सरनेम। एक्सटेंशन का मतलब होता है सरनेम, ठीक है। सरनेम क्या होता है? जैसे सुनील वर्मा, सुनील, और यहां पर हो गया वर्मा। तो गाइज यहां पर जो वर्मा है, इसका मतलब है कि सुनील जो है वो वर्मा फैमिली से बिलोंग करता है। वर्मा इज ए फैमिली, उसकी जो कास्ट है, एक ग्रुप है लोगों का, उसके दादा मामा पापा बाकी जितने भी, मतलब एक पीपल ऑफ, एक ग्रुप में पीपल है, एक उनका पूरी कास्ट उसके अंदर से आती है। तो जो सुनील है वो उस कास्ट से, उस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जो आपका सरनेम होता है वो आपके बारे में बताता है कि आप किस ग्रुप से आए हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही गाइज यहाँ पर जो आपके एक्सटेंशन होते हैं ये आपके फाइल के ग्रुप बताते हैं। तो गाइज दीज आर दी पेयर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही पेयर नहीं है। अब आपको नहीं पता होगा इसके बारे में कि सर आप क्या बता रहे हो, हमें तो सरनेम याद नहीं है हमें, या जो MS वर्ड फाइल होती है, फिर जो PPT होती है, उनका एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूं और मैं आपको एक कंप्लीट टेबल प्रोवाइड कर देता हूं। इस टेबल को याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये चीज याद हो जानी चाहिए आपको, बिकॉज ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा चांस है गाइज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 था वो राइट आंसर था। तो याद रखना, अगर वर्ड फाइल है ना, वर्ड फाइल जैसे नोटपैड फाइल होती है, NOTPAD, नोटपैड, याद है आपके लैपटॉप कंप्यूटर में नोटपैड होता है, तो उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको सेव करना चाहते हो। MS वर्ड जो होता है ना, जो आप MS वर्ड यूज करते हो, उसका ओरिजिनल जो है वो .doc होता है। सो जो आप MS वर्ड फाइल में कुछ लिखते हो उसको सेव करोगे तो वो .doc फाइल के नाम से सेव हो जाएगी। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसी को PDF फॉर्मेट बोलते हैं, और PDF का .pdf होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में लिखा हुआ है, तो PDF का .pdf हो जाएगा। MS वर्ड जो कि अब नया वर्जन आया है ना, जो नए वर्जन लॉन्च हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने जो नए वर्जन लॉन्च किए हैं MS के, MS ऑफिस के, तो उसमें .docs करके है, DOCX लगा दिया है आगे। इसका मतलब यहाँ पर ये MS वर्ड फाइल है न्यू वर्जन वाली। पुरानी वाली वर्जन में ओनली .doc होता था। इसके अलावा PNG की बात करें, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फॉर्मेट की, तो .png होता है इसका, ठीक है। PNG की फुल फॉर्म याद कर लो, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको याद करवाया हुआ है इसका पहले। पावर पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन, उसका होता है .pptx, याद रखना। PPT जब आप बनाते हो, पर जब पावर प्रेजेंटेशन, उसका .pptx होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्प्रेडशीट जो होती है उसका होता है .xls। पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो .ppt पहले होता था पुराने वाले वर्जन में, नए वाले में इन्होंने X लगा दिया है, ठीक है। तो इतना याद रखना। थर्ड, ऑडियो फॉर्मेट ऑफ MPEG स्टैंडर्ड, तो याद होगा आप लोगों को कि .mp3 जो होता है वो ऑडियो के लिए होता है, कहते हैं MP3 तो सुना होगा, बहुत पॉपुलर है ये तो MP3। तो .mp3 जो है वो आपका ऑडियो फॉर्मेट रहता है, ठीक है। इसके अलावा JPEG की फुल फॉर्म याद कर लो, दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका .jpg रहता है, ये फोटोग्राफ के लिए होता है, फोटोज के लिए। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट में .wav होता है, ये आपकी ऑडियो फाइल फॉर्मेट होती है। तो याद रखना, ऑडियो जो है वो आपकी MP3 में भी हो सकती है, .wav में भी हो सकती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है .xc होती है। MPG4 वीडियो जो होता है, दैट इज MP4, ये होता है आपके वीडियो के लिए, है ना, लिखा हुआ है ना सामने वीडियो, सो दिस इज फॉर द वीडियो। GIF क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका .gif होता है। और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट का होता है .tif। तो गाइज इन सभी टेबल को याद कर लो जितने भी लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। और जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे बताओ ऑडियो का एक्सटेंशन क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑडियो होती है वो आपकी MP3 में होती है या फिर .wav में होती है। इसमें से कोई अगर ऑप्शन गिवन है तो उस पर आप टिक करके आ जाना। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब जब मैंने आपको ICT की क्लासें करवाई थी, वहां पर एक मैंने लास्ट वाली क्लास में, बिल्कुल आई थिंक 7th क्लास थी, शायद 7th क्लास थी या शायद 8th नहीं 7th क्लास थी, उसमें चेक करना, PDF में मैंने दिया हुआ है। PDF जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें मैंने आपको बताया हुआ है
कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो टोटल 5 जनरेशन हमने पढ़ी है और 5 जनरेशन मैंने आपको उस पीडीएफ में गिवन, आप चेक करना, 7th क्लास की पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी पीडीएफ में मैंने गिवन दे रखा था ये। तो गाइज ये भी आपके एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती थी, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, और जो अभी चल रही है एट प्रेजेंट उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग उनको ध्यान से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, वीएलएसआई है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। तो गाइज जो सबसे पहला वाली फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट डाल दी है। हाँ, मैं इसी पीडीएफ की, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये इमेज मैंने आपको 7th क्लास की पीडीएफ में दे रखी है, आप वहां पर भी जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, और मैंने यहाँ पर भी इसको डाल दिया है। सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई का यूज होने लग गया है। तो गाइज आप याद रखना, जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो है ईरा है, और आज के टाइम पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और आने वाले टाइम में तो एआई का बहुत ज्यादा हद तक यूज स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। आई थिंक आपको याद होगा इसके बारे में, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी कराया था, याद है वो वाली क्लास, टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैम रोम, ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो बताइए। चलिए, कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को रखने वाली मेमोरी का एक प्रकार है, कौन सी मेमोरी अपने अंदर कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन का जो सिस्टम है वो बिठा के रखती है। सो कैशी मेमोरी है, रैम है, डी रैम है, रोम है। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। याद है, कुछ भूल गए? सो गाइस बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, रोम। रोम इज द राइट आंसर। इसके अंदर आपका इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। पहले बात तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और गाइस इसके अलावा इसका जो फंक्शन है दैट इज, जो स्टार्टअप कंप्यूटर को जैसे आप स्टार्ट करते हो तो रोम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि रोम के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन रहती है। सो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड विद द कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डेटा स्टोर्ड इन रोम में ओनली बी रीड, केवल पढ़ा जा सकता है, उसको हम और कुछ फर्दर यूज भी नहीं ला सकते। रोम इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। याद रखना, जो रोम है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें वॉलेटाइल कौन सी है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी है। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के बारे में, तो आप लोग याद रखेंगे इसकी जो रोम होती है दैट इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, विच मीन्स द इंफॉर्मेशन इज मेंटेन इफ द कंपोनेंट लॉस पावर। तो इसका मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर लाइट चली जाए अचानक से, तो जो इसके अंदर डेटा है क्या वो रहेगा या उड़ जाएगा? तो वो रहेगा, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। और अगर वॉलेटाइल होगी तो, और लाइट अगर चली गई, इलेक्ट्रिसिटी कट गई, तो क्या होगा? उसका डेटा उड़ जाएगा। रोम इज लोकेटेड ऑन BIOS। याद है BIOS? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, याद कर लो BIOS की फुल फॉर्म, विच इज प्लग इनटू द मदरबोर्ड। और BIOS जो होता है मदरबोर्ड के अंदर इसको लगा के रखते हैं। तो गाइस BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आपको याद है तो मैं बता दूं, बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, और S फॉर सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। सो रोम इज लोकेटेड ऑन BIOS चिप विच प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। गाइस याद कर लो, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। रोम प्लेज अ क्रिटिकल पार्ट इन बूटिंग अप और स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर। रोम का बहुत ही अहम रोल रहता है, बिकॉज इसके अंदर ही इंफॉर्मेशन सेव रहती है कि भाई किस तरीके से कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसके अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो रोम की फुल फॉर्म याद करनी है, BIOS की फुल फॉर्म याद करनी है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और बाकी जो चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा गाइज अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइज बताइए, फटाफट से सोचिए अपने मन में कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताइए, 4-5 आपको दे देंगे नाम और पूछेंगे बताओ इसमें से सर्च इंजन कौन सा है। जैसे फेसबुक दे दिया, फेसबुक हो गया FB, गूगल दे दिया, याहू दे दिया, और इसके अलावा दे दिया क्रोम।
CHROME क्रोम, गूगल क्रोम। आप पूछेंगे बताओ इसमें सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको पता है कि FB फेसबुक आपका सर्च इंजन नहीं है, दैट इज योर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। गूगल आपका एक सर्च इंजन है, याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, तो ये भी एक सर्च इंजन नहीं है। इसका यूज करके हम लोग सर्च करते हैं, लेकिन क्रोम अपने आप में एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्रोम जो है दैट इज एन ब्राउजर, ठीक है। तो गूगल और याहू हो जाएंगे आपके सर्च इंजन। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं सर्च इंजन के ऊपर। और कई बार एग्जाम में ऐसे जैसे ही पूछा गया कि बताओ इसमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट, ऐसे पूछ लेंगे, 4-5 नाम दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से ब्राउजर कौन कौन से है, इसमें से आपको बताने की कौन कौन ब्राउजर है, तो इसमें दे देंगे गूगल दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आपको गूगल क्रोम दे देंगे, इसके अलावा आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर बोल देंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर दे देंगे, मोजिला फायरफॉक्स दे देंगे, इस तरीके से। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन से ब्राउजर है। तो गूगल तो अपने आप में ब्राउजर तो है नहीं, वो एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम ब्राउजर है, और इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, और आपका मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं गाइस। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था सोशल नेटवर्किंग साइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, लिंक्डइन भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और पिंटरेस्ट भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इन वेबसाइट्स के बारे में, तो यहाँ पर लोग आपस में कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, लोग एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो कि एज ए सोशल नेटवर्किंग के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ऑल 3 आर राइट। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स के मैंने एग्जांपल दे दिए यहाँ पर कि कौन कौन सी वेबसाइटें हो सकती हैं सोशल नेटवर्किंग के अंडर जो आती हैं। फेसबुक है, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्काइपी, टम्बलर, वी चैट, फ्लिकर, और इसके अलावा भी बहुत सारी है, ऐसे नहीं सिर्फ इतनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि मार्केट में नई नई वेबसाइटें आती रहती हैं। एक हाइक था, आपका याद है आपको, हाइक मैसेंजर, अब तो खैर इतना पॉपुलर नहीं है हाइक। और हाइक के अलावा एक था वी चैट, तो खैर यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाइक हो गया। तो ये जो है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, आप इसमें नए फ्रेंड्स बना सकते हो, नए फ्रेंड्स के अलावा आप यहाँ पर चैट कर सकते हो, आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो फ्रेंड्स लोगों का आपस में, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो यहाँ पर, कुल मिलाकर के सोशल नेटवर्क बना सकते हो आप लोग। तो इसलिए इसको सोशल नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनना गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है वो ना सिर्फ आईसीटी यूनिट के अंदर पूछी जाती है, बल्कि जो आपकी यूनिट नंबर 4 है ना कम्युनिकेशन वाली, वहां पर भी इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुन लो, समझ लो कि भाई क्या बोला जा रहा है। एक सिंगल क्वेश्चन करने पे आपको 2-2 यूनिट के जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है भाई कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज करते हुए इसमें से सॉरी तो गाइज यहाँ पर आपको ये बताना है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है ये इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती क्या है। गाइज ये वो कम्युनिकेशन होती है जहां पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो बट आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक डिस्कशन बोर्ड को ओपन कर दिया, ठीक है, कि भाई बच्चा कोई भी स्टूडेंट आएगा और यहाँ पर इस वेबसाइट पे आकर के लिख के चला जाएगा। मैं जब बाद में आऊंगा तो देख लूंगा भाई कि यहाँ पर बच्चा कुछ लिख के गया है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या है, दिस इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहां पर कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे ईमेल आप एग्जांपल ले सकते हो। ईमेल में क्या होता है भाई, आपने मेल कर दिया, ठीक है भाई, सामने वाले को पहुंच गया, ए ने बी को मेल कर दिया, जीमेल किया, चलो ठीक है भाई जीमेल कर दिया। अब बी ने उस मेल को अभी तक ओपन करके चेक ही नहीं करा है, तो हो सकता है वो इसको रिप्लाई ना करे, या ए को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बी को मेल मिला है नहीं मिला है, पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और सपोज करो अगर ए ने बी को कॉल कर दी, मोबाइल पे उठाया, कॉल कर दी। अब जब आप ए ने बी को कॉल किया है तो जो क्वेश्चन ए ने पूछा है बी को आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉल पे है। यहाँ पर रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग, जहां पर इंस्टेंट आपको आंसर करना पड़ता है।
उसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। उसको क्या बोलेंगे हम? जो कि रियल टाइम होती है उसको कहते हैं सिंक्रोनस। मतलब आगे से ए हटा दो तो सिंक्रोनस हो गई, और अगर आगे ए लगा दोगे ए सिंक्रोनस, तो वो हो जाएगी आपकी जो कि रियल टाइम नहीं होती, काफी डिले होकर के आपकी कम्युनिकेशन होती है। समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। यहां पर जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, सो दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। यहां पर दिस कम्युनिकेशन इज नॉन एज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बिकॉज मैं तो आपको चीजें डिलीवर कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेकिन आप चीजों को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, समझ पा रहे हो, या मजे ले रहे हो बैठ करके, नालायक को ध्यान भी नहीं दे रहे। तो इसमें क्या है, इसको एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहा जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ, बाद में कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वो चलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन होगी और हो सकती है, लेकिन रियल टाइम में नहीं हो रही है। क्लियर हो गया? और सपोज करो अगर मैं लाइव क्लास ले रहा होता अभी, सो दैट विल बी योर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। उसको कहते हैं सिंक्रोनस, मतलब हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई भी आपको करना पड़ता, और इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना था तो उसका आंसर रिप्लाई भी आपको रियल टाइम मिल जाता, तो उसको सिंक्रोनस कहते हैं। ठीक है? तो गाइज यहां पर इन टेक्नोलॉजीज में से किसका आप यूज करेंगे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए? तो आप अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला। आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब टेलीफोन पे आप 4 से 5 लोग मिल करके ग्रुप में बात कर रहे हो, तो ये एक रियल टाइम हो गया, तो ये नहीं हो सकता एग्जाम्पल एसिंक्रोनस का। वर्चुअल क्लासरूम, जहां पर इंटरनेट का यूज करते हुए क्लासरूम ऑनलाइन ली जाती है, तो ये भी क्या आपका रियल टाइम है, तो ये भी नहीं हो सकता। वीडियो चैट, इसमें भी आपका रियल टाइम की बातें चलती हैं, जो भी आपको बोला जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है? एक वेबसाइट, जहां पर टीचर ने आपके लिए एक वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिख दिया, आपको बोला कि बेटा जाओ पढ़ लेना, तो अब आप पढ़ लोगे उसको, मतलब टीचर ने आपके साथ कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन लिख करके किया है। अभी आप रियल टाइम कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि उसने कुछ लिखा, अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। एक वेबसाइट पे कुछ लिख दिया जिसको आपको बाद में पढ़ने के लिए बोल दिया, तो वो एक ब्लॉग हो जाएगा। तो हाँ, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा एसिंक्रोनस का। डिस्कशन बोर्ड जो होते हैं, जहां पर डिस्कशन होता है, लाइक एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दिया, कोई ऐसा चैट ऑप्शन बना दिया जिसमें आप चैट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गए। तो यहाँ पे क्या है, अब व्हाट्सएप पर अगर मैं ऑनलाइन रहूंगा तब तो वो सिंक्रोनस हो जाएगा, और व्हाट्सएप पर अगर मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, आपने मैसेज लिख के छोड़ दिया, फिर मैं बाद में आके रिप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट विल बी एसिंक्रोनस। तो डिस्कशन बोर्ड भी इसके पार्ट हो जाते हैं। व्लॉग, आपको पता है कि व्लॉग क्या होते हैं, लोग घूम घूम के जो व्लॉग बनाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वो भी क्या है, आपका एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी आपके रियल टाइम नहीं होता जब तक कि वो बंदा लाइव ना आ जाए तब तक। ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ई एफ हो जाएगा, तो डी एफ मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप देखो गाइस, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहेगा ना एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में, और आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तो ध्यान से देख लेना कि भाई वीडियो चैट में तो बिल्कुल रियल टाइम होगा ना, वीडियो चैट में तो बिल्कुल रियल टाइम चलेगा कम्युनिकेशन, आप जो पूछोगे उसका आंसर करना पड़ेगा सामने वाले को। तो ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता एसिंक्रोनस में। इसका मतलब सी यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता, सी यहाँ पे है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी यहाँ पर है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मतलब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि ब्लॉग क्या होता है, आपको नहीं पता कि डिस्कशन बोर्ड या ब्लॉग क्या होते हैं, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी आप देख रहे हो ना, अगर आपको एक चीज के बारे में भी आइडिया है, तब भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली इनसे भी काफी फायदा होता है। और काफी बार मैंने इसको खुद, जब मैं एग्जाम अपना अटेम्प्ट कर रहा था, मैंने इन चीजों को यूज किया, जबकि मुझे तो इन चीजों को किसी ने समझाया भी नहीं था। इन चीजों को खुद से एनालाइज किया, खुद से ऑब्जर्व किया, और इन चीजों को मैंने यूज किया था। तो डेफिनेटली आप भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है? यहाँ पर गाइस मैंने सेम क्वेश्चन हिंदी में भी डाला हुआ है, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वैसे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस की डेफिनेशन भी डाल दी, ताकि आप बाद में अगर पढ़ना चाहो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, तो आप पढ़ सकते हो कि भाई इसका मतलब क्या होता है, कि बाद में आप भूल जाओगे। तो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है? लर्नर एंड टीचर आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम, दोनों प्रेजेंट नहीं है, रियल टाइम में चीजें नहीं हो रही है ना। अ टीचर असाइन अ टास्क और असाइनमेंट टू द स्टूडेंट एंड अलॉट अ टाइम फ्रेम टू सबमिट इट। अब यहाँ पर टीचर ने आपको बोल दिया कि चलो ये काम कर लेना, और आप उसको टाइम दे दिया कि भाई चलो ठीक है, आप इस टाइम फ्रेम में इसको सबमिट कर देना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो हो रहा है, टीचर ने बोला असाइनमेंट करना, बच्चे ने बोला ठीक है कर दूंगा, और 4 या 5 दिन बाद बना के सबमिट करने आ रहा है। तो ये क्या है? दिस इज एसिंक्रोनस, मतलब यहाँ पर चीजें हो रही लेकिन काफी डिले करके हो रही है, लेट हो रहा है काम। जबकि सिंक्रोनस में क्या होगा? स्पीड से हो जाएगा, हैंड टू हैंड हो जाएगा। सिंक्रोनस में क्या होगा? इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट अकर इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है
सेम पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स, जैसे कि वीडियो कॉलिंग कर दी, आपने मेरे साथ वीडियो कॉल कर लिया, आपने मुझे कॉल कर लिया, दैट इज सिंक्रोनस। समझ में आ रहा है? या मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, तो अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो वो क्या है, वो आपका एसिंक्रोनस हो जाएगा, क्योंकि जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आप मुझसे कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते पीडीएफ के अंदर, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करोगे या वीडियो कॉल करोगे तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इस केस में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? अब गाइस इसको याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और इस बार भी क्वेश्चन बनने के फुल चांस है, बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें से बताइए कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो एक SRAM है, फ्लैश मेमोरी, EPROM, हार्ड डिस्क। तो गाइस आप सभी को याद होगा कि वॉलेटाइल में रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम को दो टाइप होते हैं, एक होती है DRAM और एक होती है आपकी SRAM। याद है? भूल गए? ये दोनों ही आपकी वॉलेटाइल होती है, क्योंकि रैम ही वॉलेटाइल है तो दोनों ही आपकी वॉलेटाइल हो जाएंगी। तो यहाँ पर SRAM जो है दैट विल बी अ वॉलेटाइल मेमोरी, सो इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, चलिए फटाफट से। SRAM की फुल फॉर्म भी याद कर लो, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इसके अलावा आपका जो दूसरा है दैट इज DRAM, दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो। यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि भाई जो मेमोरी टेक्नोलॉजीज हैं वो रोम और रैम दो कैटेगरी में हो सकती हैं। रैम में SRAM और DRAM आ सकता है जो कि वॉलेटाइल होती है, और रोम में फ्लैश हो गया, EPROM और डबल EPROM और EPROM, ये सब आपकी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। वैसे मैंने वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल काफ़ी पहले इन चीज़ों को सभी को अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ था, है ना। सो गाइज फाइनली आज के इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं। मैं आपको बस एक ही टिप दूंगा गाइज इन सभी चीज़ों को लेकर के कि आप रिविजन जरूर करें। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सभी लेक्चर्स को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, भले MCQ की क्लास है तो जरूर देखें। अदरवाइज आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को गो थ्रू कर सकते हैं बाद में। अगर आपने एक बार क्लास देख ली तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था। अगर एग्जाम में आप इन क्लासेस को दोबारा ना देख पाओ और एग्जाम आ जाए बाई चांस, मतलब वो टाइम आ चुका है कि एग्जाम आने वाला है और अभी आप इन लंबी लंबी क्लासेस को नहीं देख सकते जो आधे घंटे 40 मिनट की क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करो और PDF डाउनलोड करने के बाद इनको गो थ्रू कर लो अच्छे से कि भाई PDF में क्या एक्सप्लेन किया गया था। तो ऐसे में भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, सो गाइस सिर्फ क्लास लेना ही सब कुछ नहीं है, क्लास लेने के बाद इन चीज़ों को याद रखना अपने दिमाग में वो भी बहुत जरूरी है। पता चला एक तरफ से तो क्लास लेते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे का सब भूलते जा रहे हो, तो क्या फायदा क्लास लेने का। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को बार बार करें, रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, तभी आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं लंबे टाइम तक चलेंगी और फिर तभी हमारी बात बनेगी, एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है गाइज, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, UGC नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइज जो क्रैश कोर्स है वो UGC नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू NTA न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से NTA आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, एक बार जाके इंस्टॉल करें। आपको डेफिनेटली यहां से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइज। अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल UGC नेट एंड JRF सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।